आज यूनिट 6 है। यूनिट 6 की बात होगी। यूनिट 6 में क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? उसमें पढ़ रहे हैं सोशियो कल्चरल प्रोसेसेस। ठीक है, सोशियो कल्चरल प्रोसेस, सामाजिक सांस्कृतिक प्रक्रियाएं। ठीक है, अब ये सब जानने से पहले हम कल्चर पढ़ चुके हैं, समाज से आप लोग अच्छे तरह से वाकिफ हो। बात आती है प्रक्रिया की। प्रक्रिया क्या है? प्रक्रिया को समझने के लिए पहले क्रिया क्या है कि जो भी हम काम करते हैं उसको क्रिया कहा जाता है। अब तक हमने जो समझा, लेकिन सामाजिक दृष्टिकोण से अगर हम देखें तो क्रिया, कोई भी हम काम करते हैं तो वो क्रिया कहलाती है। ठीक है, कोई भी XYZ जो भी आप काम कर रहे हो, जैसे आप क्लासेस ले रहे हो तो भी क्रिया है। लेकिन इन क्रियाओं में कुछ परिवर्तन आते हैं जब वो परिवर्तन निरंतरता में बदल जाते हैं। कि कोई भी काम है, कोई भी क्रिया है, जैसे आप खाना खाते हो, रोज खाते हो, ठीक है, तो क्या हुआ? ये एक निरंतरता है। जब क्रियाओं में निरंतरता आ जाती है तो उसको एक प्रक्रिया कहते हैं। ठीक है, काम तो है ही, क्रिया तो है ही, जो भी चल रहा है वो क्रिया है, लेकिन ये प्रक्रिया कब है? जब ये निरंतर है। हमारा खाना खाना, हमारा नहाना, हमारा कपड़े धोना, या फिर हमारा कॉलेज जाना, या फिर हमारा रोज का पढ़ाई करना, या फिर हमारा पूजा करना, प्रार्थना करना, प्रेयर करना, तो ये सभी की सभी जो है वो क्रिया, केवल क्रिया ना रहकर प्रक्रिया में परिवर्तित हो चुकी है। ठीक है, तो प्रक्रिया कब की जाएंगी, कब होती है? जब दो या दो से अधिक व्यक्तियों द्वारा की जाने वाली क्रियाएं और अर्थपूर्ण ढंग से की जाने वाली क्रिया होगी तो वह सामाजिक अंतःक्रिया को जन्म देती है। कि दो या दो से अधिक व्यक्ति जब मिलेंगे और वो एक अर्थपूर्ण क्रिया करेंगे, जैसे हमारा काम था, हमारी क्रिया थी और वो निरंतर थी, तो वो प्रक्रिया थी। लेकिन इस प्रक्रिया को अर्थपूर्ण और वर्ड जोड़ दिया गया कि अर्थपूर्ण क्रिया कब है? जब दो या दो से अधिक व्यक्ति जो मिलते हैं और वो अर्थपूर्ण क्रिया करते हैं, तो वो एक सामाजिक अंतःक्रिया कहलाती है। अब तक प्रक्रिया हमारे घर में चल रही थी, एक व्यक्ति द्वारा चल रही थी, लेकिन जब दो या दो से अधिक व्यक्ति मिल जाते हैं और उनके द्वारा अर्थपूर्ण क्रिया की जाती है, तो वो एक सामाजिक अंतःक्रिया कहलाती है। और जब ये सामाजिक अंतःक्रिया निरंतर हो जाती है तो ये प्रक्रिया का रूप ले लेती है। एक प्रक्रिया जो हमारे अकेले के द्वारा हो रही थी, और दूसरी ये प्रक्रिया जब हमारे साथ हमारे सिवा कोई और भी जुड़ गया है। तो दो तरह की प्रक्रियाएं हो गई। एक व्यक्ति द्वारा की जाने वाली प्रक्रिया वो ज्यादा रिलेट करेगी क्रिया को, और जब ये क्रियाएं सामाजिक तौर पर जुड़ जाती हैं तो ये प्रक्रियाएं कहलाती हैं। ठीक है, तो और इन प्रक्रियाओं से हमारे सामाजिक संबंध बनते हैं, और इन सामाजिक संबंधों में ही जो परिवर्तन आते हैं और गतिशीलता आती है, उनसे हमारे समाज में परिवर्तनशीलता आती है, हमारे समाज में गतिशीलता आती है। जैसे ये सामाजिक अंतःक्रिया की बात आती है, इन प्रक्रियाओं की, जैसे पुलों का निर्माण होता है, जैसे घरों का निर्माण होता है, जैसे जितने हेलीकॉप्टर्स हैं इनका निर्माण होता है, जितने भी वैज्ञानिक तौर पर बड़े काम होते हैं, तो वो सामाजिक प्रक्रियाओं के रूप में आते हैं, हमारे समाज को परिवर्तनशीलता और गतिशीलता प्रदान करते हैं। तो उन्हें एक क्या मिला? एक अर्थपूर्ण क्रिया उन्हें दी गई। किसको? समाज के एक हिस्से को, एक स्वरूप को, जिसमें उन्हें क्या दिया जाता है? एक सहयोगपूर्ण कार्य दिया जाता है, और उनको कुछ ऐसा कार्य जो वो मिलकर, साथ साथ मिलकर ही कर सकते हैं, तो इसे हम सहयोग का भी नाम दे सकते हैं। ठीक है, तो ये प्रक्रिया है। प्रक्रिया की विशेषताएं कौन सी है? कि सामाजिक घटनाओं का एक क्रम होता है। कि जो भी काम होगा, जैसे मैं पुल निर्माण की बात कहूँ, या बहुत बड़ी बिल्डिंग के निर्माण की बात कहूँ, या फिर आसमान में एयरक्राफ्ट भेजने की बात करूँ, या फिर कोई मिसाइल बनाने की बात कहूँ, या फिर कोई नया आविष्कार करने की बात कहूँ, तो उसमें एक जैसे सामाजिक घटनाएं होती हैं तो उनका एक क्रम होता है। सामाजिक घटनाओं की पुनरावृत्ति, सेकंड पॉइंट है इसकी दूसरी विशेषता है कि
समाज में होने वाली जो घटनाएं हैं वो एक ही बार नहीं होती, बल्कि उनकी पुनरावृत्ति होती है, वो बार बार होती हैं। परस्पर सामाजिक घटनाएं, परस्पर सामाजिक घटनाएं, तो बार बार जो घटनाएं हैं वो घटित होती हैं समाज में, तो इन घटनाओं का क्या इम्पैक्ट पड़ता है हमारे हमारे अपने व्यवहार पर, हमारे आसपास के लोगों के व्यवहार पर। ठीक है, तो जो भी व्यवहार व्यक्ति का हो रहा है और जो ये व्यवहार हो रहा है, इसमें यदि कोई काम हमने शुरू किया लेकिन उसे हमने टाइम से ख़त्म नहीं किया, या फिर लगातार नहीं किया, या फिर निरंतर नहीं किया, तो वो कंप्लीट नहीं हो पाएगा। तो इसलिए नंबर 4 पे आती है निरंतरता और एवं परिवर्तन। निरंतरता हमारे काम में अगर होगी तभी हम परिवर्तन ला पाएंगे, तभी हम अपने जो गोल हमने सेट किया है उस गोल तक पहुंच पाएंगे। ठीक है, तो नंबर 5 आता है सार्वभौमिकता। जो ये प्रक्रियाएं हैं, जो ये अंतःक्रियाएं हैं, जो निरंतरता चलने वाली परिवर्तन है, तो ये सार्वभौमिक तौर पर सभी समाजों में पाए जाते हैं। फिर आते हैं प्रक्रिया के प्रकार। प्रक्रिया 5 प्रकार की बताई है लेस्ली वाइट ने। कोई हाइट बोलता है तो कोई वाइट बोलता है इसको, लेस्ली वाइट। तो इन्होंने 5 प्रकार के सहयोग बताए हैं, 5 प्रकार की प्रक्रियाएं बताई हैं। पहला सहयोग, दूसरा प्रतियोगिता, तीसरा समायोजन या व्यवस्थापन, नंबर 4 संघर्ष और नंबर 5 आत्मसातकरण। ठीक है, ये 5 प्रकार की प्रक्रियाएं बताई हैं। अब मैंने तुम्हें प्रक्रिया तो बता, ठीक है, जो भी प्रक्रियाएं हैं, तो अब तक तो जो मैंने समझा, अब तक हमने पढ़ा था, जो हमारे नोट्स बने रखे थे उसके अकॉर्डिंग मैंने तुम्हें बताया। लेकिन अभी जो बुक वाले नोट्स मेरे पास है, ये है समाजशास्त्र की आधारभूत अवधारणाओं का परिचय। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग है। तो इसके अकॉर्डिंग प्रक्रियाओं को 3 भागों में बांटा गया है, प्रथम, द्वितीय और तृतीय। प्रथम है सामाजिक अंतःक्रियाएं, दूसरा है सामाजिक प्रक्रियाएं, तीसरा सामाजिक अंतःक्रियाओं के विभिन्न स्वरूप। पहले में कहेंगे प्रथम में स्थायीकरण करने वाली सामाजिक प्रक्रियाएं, जो कि समाज में स्थायीकरण प्रदान करती हैं। ये सामाजिक प्रक्रियाएं जो समाज को स्थायित्व व निरंतरता प्रदान करती हैं, इनमें मौलिक प्रक्रियाएं, समाजीकरण एवं स्व संस्कृति ग्रहण सम्मिलित है। फिर क्या है, द्वितीय क्या कहती है, एकीकरण करने वाली सामाजिक प्रक्रियाएं। ये एकीकरण करने वाली सामाजिक प्रक्रियाएं होती हैं जो द्वितीय होती हैं। और तृतीय होती है, जो तृतीय होती हैं वो विघटनकारी सामाजिक प्रक्रियाएं होती हैं, जिसमें कि कुछ निगेटिव पॉइंट्स लिए होती हैं और कुछ पॉजिटिव पॉइंट लिए होती हैं। विघटनकारी सामाजिक प्रक्रियाएं। फिर राइटर्स ने इनको 2 स्वरूपों में विभाजित किया है प्रक्रियाओं को। एक तो सहयोग सामाजिक प्रक्रियाएं और दूसरी असहयोगी सामाजिक प्रक्रियाएं। 2 तरह की प्रक्रियाएं, एक सहयोगी और दूसरी असहयोगी या विघटनकारी प्रक्रियाएं भी इन्हें कहा गया है। ठीक है, तो अब आते हैं सामाजिक प्रक्रियाओं के प्रकार। सामाजिक प्रक्रियाओं के प्रकार है सामाजिक अंतःक्रियाएं, सामाजिक प्रक्रियाएं, सामाजिक अंतःक्रियाओं के विभिन्न स्वरूप। ये होते हैं 2 प्रकार की। अभी जो बात करी हमने ऊपर, सहयोगी प्रक्रियाएं और असहयोगी प्रक्रियाएं। सहयोगी प्रक्रियाओं में सहयोग, व्यवस्थापन, सात्मीकरण और एकीकरण। जो असहयोगी प्रक्रियाएं हैं, इसमें प्रतिस्पर्धा, प्रतिकूलन या और संघर्ष। असहयोगी जो प्रक्रियाएं हैं वो 3 होती है, प्रतिस्पर्धा, प्रतिकूलन और संघर्ष।
जो सहयोगी प्रक्रियाएं होती हैं वो होती है सहयोग, व्यवस्थापन, सात्मीकरण और एकीकरण। ठीक है, टोटल ये 7 हो गई। अब तक हमने बात की थी केवल 5 की, लेकिन यहाँ तुम्हारी बुक में और बढ़ा दी गई हैं प्रक्रियाएं, तो ये 7 प्रक्रियाएं हो गई। तो यहाँ से निकल कर आता है सहयोग। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कॉपरेशन, सहयोग, प्रोसेस ऑफ कोऑपरेशन। अब कोऑपरेशन की बात करते हैं। सहयोग क्या होता है? सहयोग का अर्थ पता है, जब 2 या 2 से अधिक व्यक्ति एक साथ मिलकर कोई भी काम करते हैं, अपने राष्ट्रीय हित में करें या फिर अपने सामाजिक हित के तौर पर करें, तो वो सहयोग कहलाएगा। जैसे किसी विवाह के दौरान या जैसे किसी बीमारी के दौरान, जैसे किसी परेशानी के दौरान हम एक दूसरे की हेल्प करते हैं, हमारे समाज में रहने वाले लोग एक दूसरे का साथ देते हैं, सहयोग करते हैं, तो उसको सहयोग कहा जाएगा। अब आती है सहयोग की परिभाषाएं। सहयोग की परिभाषाएं कौन कौन सी हैं? तो अकॉर्डिंग टू ग्रीन कहते हैं कि सहयोग 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों द्वारा समान रूप से किसी अपेक्षित कार्य को करने या किसी लक्ष्य तक पहुंचने के निरंतर एवं सामूहिक प्रयास को कहा जाता है। सहयोग 2 या 2 से अधिक व्यक्ति एक साथ मिले और वो समान रूप से किसी अपेक्षित कार्य को करने या किसी लक्ष्य तक पहुंचने के निरंतर एवं सामूहिक प्रयास को करें, तो इस प्रयास को सहयोग कहा जाएगा अकॉर्डिंग टू ग्रीन। फिशर कहते हैं कि सहयोग सामाजिक प्रक्रिया का वह स्वरूप है जिसमें 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों का समूह एक सामूहिक लक्ष्य की प्राप्ति के लिए संयुक्त रूप से प्रयास करता है। कि कोई भी आपको टारगेट दिया गया है और सहयोग के साथ आपको उस टारगेट को पूरा करना है, ये कहते हैं फिशर। फिर कहते हैं मैकआयरन पेज, मनुष्य परस्पर सहायता और मिलकर काम किए बिना समान या सामान्य अथवा सामान्य हितों की पूर्ति में सम्मिलित नहीं हो सकता। कि अगर हम एक दूसरे का सहयोग ना करें तो हम सामान्य हितों तक नहीं पहुंच सकते। जैसे आपको खाना खाना है, आपको भूख लगती है, तो खाना खाने के लिए आपको केवल अपने ही ऊपर डिपेंड नहीं रहना पड़ेगा, बल्कि उसके लिए आपको बहुत सारे लोगों पर डिपेंड रहना पड़ेगा। आपसी सहयोग के माध्यम से ही आप खाना खा पाएंगे। खाना खाने के लिए आपको सब्जी भी चाहिए, रोटी भी चाहिए, और भी चीज़ों को अगर ऐड ना करें तो सब्जी रोटी रह गई। अगर आप सब्जी को भी ऐड ना करें, केवल रोटी रह गई, तो रोटी के लिए भी आपको अनाज चाहिए, अनाज के लिए भी डिपेंडेंस आपकी बढ़ जाती है। और अगर सब्जी की बात करें तो और ज़्यादा लोगों तक आपकी डिपेंडेंस जो है वो बढ़ जाती है, तो आपको और लोगों के सहयोग की भी आवश्यकता पड़ती है। और जैसे कि हमारी क्रिकेट टीम होती है, तो उसे जीतने के लिए या फिर किसी प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए एक दूसरे के सहयोग की ज़रूरत पड़ती है। अगर बॉलिंग अच्छे से हो तो बैटिंग भी अच्छे से चाहिए, और अच्छी बैटिंग हो तो अच्छी बॉलिंग भी चाहिए। पता चला बहुत अच्छी बॉलिंग हो रही है और इतने अच्छे अच्छे कैच आ रहे हैं, लेकिन साइड वाला छोड़े जा रहा है या उसे छूट जा रहे हैं, तो वहाँ पर बंदे को चेंज कर दिया जाता है और आपसी सहयोग को देखते हुए टीम अपने लक्ष्य की ओर पहुंचती है। तो इस तरह से सहयोग की आवश्यकता हमारी टीम वर्क में, हमारे वर्क में, हमारी सोसाइटी में पड़ती है। तो ये परिभाषाएं हमें ये सब क्लियर करती हैं। अब आते हैं सहयोग की विशेषताएं या फिर इसकी प्रकृति। सहयोग की क्या प्रकृति है या फिर सहयोग की क्या विशेषताएं हैं? नंबर 1, सहयोग एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है। सहयोग एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है। क्यों? क्योंकि
सहयोग ही जीवन का आधार है। मैंने कहा केवल एक खाने की बात है, खाने के लिए भी हमें सामाजिक सहयोग की आवश्यकता होती है। अभी कोरोना के टाइम में भी अगर लोग अंदर भी बंद थे तब भी आपसी सहयोग की वजह से सोसाइटी में मेंटेनेंस बना रहा, एक दूसरे का सहयोग किया लोगों ने। फिर आता है नंबर 2, सतत प्रक्रिया। सहयोग क्या है? एक कॉन्टिन्यूअस चलने वाली प्रक्रिया है। व्यक्ति या समूह किसी न किसी रूप में लगभग प्रत्येक क्षण ही सहयोग करते रहते हैं। ये सहयोग प्रत्यक्ष भी होते हैं और ये सहयोग अप्रत्यक्ष भी होते हैं। फिर क्या आता है कि सहयोग चेतन और अचेतन होते हैं। ये चेतन और अचेतन दोनों प्रकार की प्रक्रिया है। जैसे कि उदाहरण दिया गया यहाँ पे, श्रम विभाजन को अचेतन सहयोग की प्रक्रिया माना गया है। जो श्रम विभाजन है वो अचेतन सहयोग है। इसी प्रकार चेतन रूप में भी हम सहयोग में सम्मिलित होते हैं। इसका उदाहरण अचेतन का तो हुआ श्रम विभाजन, और चेतन हुआ यदि कोई अंधी महिला सड़क पार कर रही हो तो हम वहां से गुजर रहे हों, हमारे मन में यह भावना आए कि उसे सुरक्षित सड़क के उस पार पहुंचा दें। यदि हम ऐसा करते हैं तो चेतन रूप में सहयोग करते हैं। ठीक है, अचेतन श्रम विभाजन हुआ, और चेतन आपको किसी को आप सामने देखें और उसकी ज़रूरत लगे आपको कि उसको आपकी ज़रूरत है और आप उसका सहयोग कर दें, तो ये एक चेतन प्रक्रिया होगी, चेतन सहयोग होगा बिना किसी के कहे। फिर होती है नंबर 4, सहयोग का स्रोत मनुष्य की मनोवैज्ञानिक एवं सामाजिक आवश्यकताओं में निहित है। हमारी जो भी आवश्यकताएं हैं हम उन आवश्यकताओं के लिए दूसरों पर डिपेंड करते हैं, हमें दूसरों के सहयोग की ज़रूरत पड़ती है। तो इसे मनोवैज्ञानिक दृष्टि से व्यक्ति बचपन से ही दूसरों पर निर्भर हो जाता है, इसलिए सहयोग प्राप्त कर देना उसकी एक आदत सी बन जाती है। सहयोग प्राप्त करना और देना उसकी आदत बन जाती है। सामाजिक दृष्टि से यह उसकी आवश्यकता है, क्योंकि उसके बिना सहयोग सामाजिक जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती। ठीक है, सच तो यह है कि लड़ने के लिए भी दो पक्षों में तत्परता और सहयोग चाहिए। यदि एक पक्ष भी लड़ने से इनकार कर दे तो लड़ाई नहीं हो सकती। ठीक है, तो उसमें भी सहयोग होता है तभी लड़ाइयाँ होती हैं। अब है नंबर 5, सहयोग में लक्ष्य अविभाज्य होता है। लक्ष्य अविभाज्य होता है, इसका मतलब लक्ष्य इस प्रकार का होता है कि सहयोग की प्रक्रिया में भाग लेने वाले व्यक्ति उसे अलग अलग आपस में नहीं बांट सकते, वह तो संयुक्त रूप से ही प्राप्त किया जा सकता है। कोई भी गोल है तो वो संयुक्त रूप से ही उस तक पहुंच सकते हैं, अलग अलग नहीं। फिर आता है सहयोग के प्रकार अथवा स्वरूप। सहयोग के प्रकार अलग अलग राइटर्स ने अलग अलग बताए हैं। तो यहाँ पर है ऑकबर्न तथा निमकॉफ। ऑकबर्न तथा निमकॉफ ने फर्स्ट बताया है, 3 रूप बताए हैं, इसके 3 भागों में विभाजित किया है, 3 प्रकार बताए हैं। नंबर 1, सामान्य सहयोग। जब कभी समाज में एक दूसरे के हितों के लिए कोई भी कार्य किया जाता है तो उसकी सहयोगात्मक प्रक्रिया को सामान्य सहयोग कहेंगे। जब कभी समाज के एक दूसरे के हितों के लिए कोई भी कार्य किया जाता है तो उसकी सहयोग प्रक्रिया को सामान्य सहयोग कहेंगे। जैसे कहीं आग लग जाती है तो सब के सब एकदम से आग बुझाने के लिए चल देते हैं, जस्ट ये सामान्य सहयोग कहलाएगा। एक सेकेंड। दूसरा है विभेदीकृत श्रमों का एकीकरण। विभेदीकृत श्रमों का एकीकरण के अत्यधिक विस्तृत और महत्वपूर्ण कार्य को करने के लिए अनेक व्यक्तियों के सहयोग की आवश्यकता होती है। इसमें अनेक श्रमिक, विशेषज्ञ, अफसर, इंजीनियर, ओवरसियर, मैनेजर आदि कार्यकुशल और श्रम कुशल व्यक्तियों की आवश्यकता होती है। वो अपनी अपनी क्षमता के अनुसार सहयोग देते हैं। जैसे कोई भी मिल, फैक्ट्री, बांध आदि का कार्य पूर्ण करने में इन सब की आवश्यकता होती है। जैसे अभी मेट्रो का निर्माण चल रहा है अपने मेरठ में, तो
उसमें कोई एक कारीगर थोड़ा ना लगा है, वहाँ से वहाँ तक बहुत सारे कारीगर्स लगे हैं, कई सौ कारीगर्स एक साथ काम कर रहे हैं और काम इसीलिए तेजी से हो रहा है। अगर वहाँ पर सहयोग नहीं होगा तो यही काम पता नहीं कितने सालों में खत्म होगा। तो नेक्स्ट आता है मित्रवत सहयोग। ये थे ऑकबर्न के द्वारा। अब आता है मित्रवत सहयोग। जब मित्रों, परिचितों एवं संबंधियों के कार्य में सहायता की जाती है, के द्वारा कार्यों में सहायता की जाती है, प्रसन्नता का अनुभव किया जाता है, इसका स्वरूप मित्रतापूर्ण सहयोग का होता है। इसमें जो भी मित्र मंडली है, जो भी नाटक मंडली है, जो आपस में वो काम करते हैं, जैसे डांस ग्रुप होता है तो डांस ग्रुप साथ साथ काम करता है। अब मित्रों की कोई टोली बन जाती है, जैसे मटकी फोड़ने का कार्यक्रम होता है, तो ये मित्रवत सहयोग कहलाता है। ठीक है, अब आता है ग्रीन का वर्गीकरण। ऑकबर्न का था, अब आया ग्रीन का वर्गीकरण। ग्रीन का है प्राथमिक सहयोग और द्वितीयक, तृतीयक सहयोग। इसने भी 3 स्वरूपों की चर्चा की है, 3 प्रकार बताए हैं, प्राथमिक सहयोग, द्वितीयक सहयोग और तृतीयक। प्राथमिक सहयोग जब व्यक्ति की भावनाएं व्यक्तिगत न होकर सार्वजनिक हित में हो जाती हैं, वह अपनी स्वार्थ पूर्ति के स्थान पर जनहित कार्य करने लगता है, केवल अपना स्वार्थ ना करके। अब ये कोरोना काल वाला उदाहरण यहाँ पर भी आ जाएगा, जनहित के लिए कार्य करना। तब उसके सहयोग को प्राथमिक सहयोग कहा जाएगा। उदाहरण के लिए माता पिता बच्चे के कल्याण के लिए हर संभव प्रयास करते हैं, हर संभव त्याग करते हैं, तो ये है प्राथमिक सहयोग। ऐसा नहीं है कि प्रथम बार में जो सहयोग करेगा उसे प्राथमिक सहयोगी कहा जाएगा, नहीं, बल्कि माता पिता का सहयोग, हमारे पड़ोसियों का सहयोग, हमारे मित्रों द्वारा किया जाने वाला सहयोग प्राथमिक सहयोगी वो लोग कहलाएंगे। फिर है द्वितीयक सहयोग। द्वितीयक सहयोग में जब व्यक्ति का दृष्टिकोण स्वयं तक सीमित रह जाता है और लोक कल्याण की अपेक्षा स्व कल्याण ही उसका उद्देश्य बन जाता है, बस अपने अपने बारे में सोचना, किसी और की परवाह ना करना, तब वह अपने प्रत्येक क्रियाकलाप में अन्यों से इसी कारण सहयोग करता है कि उसका अपना स्वार्थ होगा। आज समाज में इसी प्रकार के सहयोग का अधिक प्रचलन है कि कहीं भी किसी भी आप संस्था में चले जाओ तो उनका अपना हित उसके साथ जुड़ा हुआ होता है कि कोई भी आप काम कराने के लिए चले जाओ तो आपको, जैसे किसी कैफ़े पर जाओ, वो काम किस लिए कर रहे हैं, वो आपको आपसे अच्छे से बात किस लिए कर रहे हैं, क्योंकि आप एक ग्राहक के तौर पर उसके पास जा रहे हैं और आपके वहाँ जाने से, आपके उनसे काम कराने से उनका फ़ायदा होगा। ठीक है, तो ये है द्वितीयक सहयोग। द्वितीयक सहयोग एक सिंपल से वे में कि जब आपसे सामने वाले को फ़ायदा पहुँच रहा है तो ये द्वितीयक सहयोग होगा, कि व्यक्ति को आपका काम करने से पैसा मिल रहा है या फिर उसका धनोपार्जन हो रहा है या फिर उसका घर चल रहा है, उसके लिए वही उसका कमाई का जरिया है, तो ये द्वितीयक सहयोग कहलाएगा। प्राथमिक में बिना किसी स्वार्थ के कार्य करना प्राथमिक सहयोग। द्वितीयक जब हमारे स्वार्थ की पूर्ति हो रही है इसलिए हम आपका काम कर रहे हैं, तो ये द्वितीयक सहयोग होगा। तृतीयक सहयोग, इस सहयोग का स्वरूप समझौते का होता है। परिवर्तित अवस्था में अनुकूलन करने का उद्देश्य से जो कार्य अवसरवादिता के कारण अन्य लोगों के साथ मिलकर किया जाता है उसे तृतीयक सहयोग कहते हैं। कि आपको मौका मिला तो आपने काम कर दिया, आपको मौका नहीं मिला तो आपने ये काम नहीं किया, मतलब ये अवसर पर डिपेंड करता है। तीसरा, सहयोग करने का, अगर आपको अवसर मिला और आप फ्री थे तो आपने कर दिया, अगर आपको मौका नहीं मिला तो आप नहीं कर पाए। जैसे अभी 75वां महोत्सव चल रहा है, अमृत महोत्सव के तौर पर इस वर्ष को मनाया जा रहा है, ये जो 75वां वर्ष है आज़ादी का, अमृत महोत्सव। तो इसमें अगर आपको परेड में शामिल होने का हिस्सा का मौका मिला तो आपने उस झांकी का हिस्सा बनकर अपने हिस्से का काम किया, लेकिन अगर आपको मौका नहीं मिला तो आपने वहाँ पर अपने उद्देश्य को पूरा नहीं किया। ठीक है, जैसे टीम में टीम होती है, उसमें रिजर्व कैंडिडेट होते हैं कि यदि उन्हें टीम में खेलने का मौका मिलेगा तो वो सहयोग कर पाएंगे, यदि मौका नहीं मिलेगा तो वो सहयोग नहीं कर पाएंगे, लेकिन वो उसका हिस्सा होते हैं।
नंबर 3 ये आता है, ये किया था ग्रीन ने बताया, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। प्राथमिक बिना किसी लालच के, द्वितीयक हमारा लालच उसमें होता है, और तृतीयक मौका कि किसी को अगर मौका मिला तो वो काम कर पाएगा, अदरवाइज नहीं। अब आता है मैकआइवर एवं पेज का वर्गीकरण। मैकआइवर एवं पेज ने प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष की बात कही है। ये हमेशा एग्जाम में देखने को मिलते हैं, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष सहयोग। मैकआइवर एवं पेज ने बताए हैं इसके 2 स्वरूप या 2 प्रकार, किसके? सहयोग के। प्रत्यक्ष सहयोग क्या होता है? जब व्यक्ति समान हित भावना से मिलकर एक ही उद्देश्य की पूर्ति का प्रयास करते हैं तो यह प्रत्यक्ष सहयोग कहलाएगा। जैसे खेती का काम करना या फिर किसी भवन का निर्माण करना, तो ये प्रत्यक्ष सहयोग कहलाएगा। प्रत्यक्ष सहयोग वहाँ प्रदान किया जाता है जहाँ व्यक्ति आमने सामने के संबंध रखता है या समान कार्य या उद्देश्य अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। जैसे किसी मंदिर का निर्माण है तो भी हम सहयोग करेंगे। जैसे गांव में अधिकतर ये होता है कि जब मंदिर वगैरह का निर्माण होता है तो अनाउंसमेंट करा दिया जाता है कि जो भी भाई फ्री है या फिर जो भी भाई सहयोग करना चाहता है तो वो मिट्टी ला कर डाल दे, खेतों से मिट्टी डालकर उसका भराव किया जाता है। तो यहाँ पर काफ़ी चला हुआ था हमारे गांव में। तो ये भी एक तरह से प्रत्यक्ष सहयोग होता है, अपनी इच्छा और आमने सामने का सहयोग कि मंदिर निर्माण के लिए सभी ने अपनी अपनी मेहनत की और सहयोग किया। अप्रत्यक्ष सहयोग होता है जब किसी निश्चित उद्देश्य की पूर्ति के विभिन्न प्रयास व्यक्तियों द्वारा किए जाते हैं। इसमें भी एक निश्चित उद्देश्य हुआ, निश्चित उद्देश्य को पूरा करने के लिए प्रयास करना अप्रत्यक्ष सहयोग पैदा करता है, क्योंकि असमान प्रतीत होने वाला कार्य उन समस्त प्रयासों के सहयोग से ही पूर्ण होता है। श्रम विभाजन इसका सर्वोत्कृष्ट उदाहरण है। अभी जो श्रम विभाजन की बात आई वो इसमें भी अप्लाई आ जाएगी। तो वहां पर कैसा कार्य था कि वहां पर आमने सामने का कार्य था, लेकिन यहाँ पर अप्रत्यक्ष कि आप पैसे से भी अपना काम कर सकते हैं। यह जटिल समाजों में पाया जाता है। इसमें उद्देश्यों व लक्ष्यों की में समानता होती है, परंतु उनकी प्राप्ति हेतु सदस्य मिलकर एक साथ प्रयत्न नहीं करते, वरन विभिन्न साधनों तथा कार्यों द्वारा उद्देश्यों एवं लक्ष्यों की पूर्ति के लिए भिन्न भिन्न प्रयास करते हैं। जैसे मैंने बताया, प्रत्यक्ष सहयोग में तो भुग्गी भर के, मिट्टी भर के या फिर जो खेतों में छोल भी छोलते हैं तो वो एक साथ काम करते हैं। लेकिन अप्रत्यक्ष ये कहलाएगा कि जब वो लोग अपने आप अवेलेबल नहीं है, बल्कि वो पैसा देकर किसी और को उन्होंने पैसा दिया और अपने हिस्से का श्रम किसी और से करा दिया, तो वो अप्रत्यक्ष सहयोग कहलाएगा। या फिर मंदिर निर्माण में सहयोग के लिए धनराशि दे दी लेकिन वो खुद उपलब्ध नहीं है, तो ये अप्रत्यक्ष सहयोग कहलाएगा। ठीक है। फिर आता है सहयोग का सामाजिक महत्व। अब तक क्रिया हुई, प्रक्रिया हुई, प्रक्रिया की विशेषताएं, प्रक्रिया के प्रकार हुए, सहयोग हुआ, सहयोग का अर्थ बताया, सहयोग के डेफिनेशंस बताई, सहयोग के प्रकार बताए, सहयोग का फिर वर्गीकरण हुआ, प्रकार या वर्गीकरण। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमारी हो गई। और यहाँ पर हमने ग्रीन का वर्गीकरण देखा, मैकआइवर एवं पेज का भी वर्गीकरण देखा। तो ये सारी चीजें ऑकबर्न तथा निमकॉफ का भी हमने वर्गीकरण देखा। तो ये सारी चीजें हो गई, सहयोग की विशेषताएं भी हो गई। अब आता है सहयोग का महत्व। समाज में सहयोग का महत्व। समाज में सहयोग का क्या महत्व है? पहला, मानव की सहज आवश्यकताओं की संतुष्टि, कि जो भी हमारी सिंपल सी जो आवश्यकताएं होती हैं उनकी सहजता से ही पूर्ति हो जाती है। जैसे मनुष्य का जन्म सहयोग का ही प्रतिफल है। अगर हमारी माँ हमें जन्म नहीं देती तो हमारा जन्म इस धरती पर नहीं होता। तो मनुष्य का जन्म ही सहयोग का प्रतिफल है, इसलिए ये वर्ड कहा गया। इसलिए प्रेम और किसी अन्य द्वारा स्वीकृति व सम्मान
मानव की जो जरूरतें हैं, आवश्यकताएं हैं, उनकी संतुष्टि करता है। सहज आवश्यकताएं उनकी बन जाती है, उनको संतुष्टि की इस प्रक्रिया के अभाव में संभव नहीं है। उनकी संतुष्टि इस प्रक्रिया, अगर ये प्रक्रिया नहीं होगी तो हमारी संतुष्टि जो है वो नहीं हो पाएगी। वास्तव में पारस्परिक जागरूकता और पारस्परिक सहयोग सामाजिक मानव को मानव बनाती है, कि हमारी जो पारस्परिक आवश्यकताएं हैं उनकी पूर्ति बहुत ही आवश्यक है। उसके लिए जो सामाजिक सहयोग है वो बहुत जरूरी है। दूसरा नंबर है सामाजिक जीवन का सुविधाकरण। थर्ड है व्यक्तित्व के गुणों को समृद्ध बनाना। व्यक्ति के गुणों को समृद्ध बनाना, कि उसमें सहयोग की भावना, त्याग की भावना, बलिदान की भावना, इन सब को संचरित करना। ठीक है। फिर है शक्ति की अनुभूति। कोई भी लड़ाई हो, कोई भी युद्ध हो, जब ऐसा होता है तो हमारा जो समाज है वो सर्वपूर्ण रूप से एक साथ मिलकर आ जाता है। जैसे कोई झाड़ू है और उस झाड़ू में से तिलियां निकाल दी जाएं, अलग अलग कर दी जाएं, तो एक सींक या दो सींक से या तीन सींक से आप झाड़ू नहीं लगा सकते, सफाई नहीं कर सकते, बल्कि उसे एक बंडल के रूप में बांध देते हैं। तो उसकी सारी की सारी जो तिलियां हैं, उसकी सारी की सारी सींकें हमारे घर को साफ कर पाती हैं, तो गंदगी को बाहर कर पाती हैं। अगर उन्हें बखेर दिया जाए तो वो हमारे काम की नहीं रहेगी। तो आजकल के लिए शास्त्रों का मूल मंत्र यही है कि संघे शक्ति कलियुगे। कलयुग में सहयोग ही शक्ति का स्रोत है। जो ये कलयुग है उसमें हमारे सहयोग की शक्ति ही इसका स्रोत है। हाँ, अगर हम सहयोग से रहेंगे तभी जी पाएंगे। फिर आता है सामाजिक एकीकरण। सहयोग समाज में एकीकरण करने वाली प्रक्रिया है। बिल्कुल है। सहयोग द्वारा व्यक्ति और समूह एक दूसरे के पास आते हैं, नजदीक आते हैं, समीप आते हैं। यह समाज में बिखराव होने से रोकता है। समाजीकरण नंबर 6 है समाजीकरण। समाजीकरण की प्रक्रिया सहयोग महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जैसे माता पिता हैं, वो अपने बच्चे का समाजीकरण इस प्रकार से करते हैं कि कौन सी चीज़ अच्छी है, कौन सी बुरी है, उन्हें सारी चीज़ों के बारे में बताते हैं और सिखाते हैं। अगर आप रोज़ सुबह उठकर बच्चे को पूजा कराएंगे तो वो निरंतर पूजा के भाव में रहेगा, प्रार्थना के भाव में रहेगा। उसे अच्छे एटिकेट सिखाएंगे कि सुबह उठते ही सबसे नमस्ते करना चाहिए, या फिर भगवान का नाम लेना चाहिए, और या फिर बड़ों से अपने किस तरीके से बात करनी चाहिए। ये सब हमारे समाजीकरण का हिस्सा है, हमारे सहयोग का हिस्सा है। हमारी जो फैमिली है उसमें जो बच्चे समाजीकरण सीखते हैं उसका हिस्सा है। नेक्स्ट आता है सामाजिक प्रगति। सामाजिक प्रगति अप्रत्यक्ष सहयोग श्रम विभाजन के रूप में प्रकट होती है। इसमें प्रत्यक्ष सहयोग नहीं दिखाई देता। श्रम विभाजन और विशिष्टीकरण आधुनिक संगठन के मूल आधार हैं। इनके द्वारा व्यक्ति की कार्य क्षमता बढ़ती है, उत्पादन बढ़ता है और उससे समाज की प्रगति होती है। नेक्स्ट नंबर आता है सामाजिक गतिशीलता। जब आपस में सहयोग होगा तो सामाजिक गतिशीलता भी बढ़ेगी। सामाजिक सहयोग से ही हमारा जो भारत है वो आगे बढ़ पाएगा। उदाहरण के लिए तमिलनाडु की एक पिछड़ी जाति नाडार ने अपने सामूहिक प्रयासों द्वारा अपनी जाति की स्थिति को इतना ऊंचा उठाने में सफलता प्राप्त की और जाति संरचना में भी उच्च स्थान प्राप्त कर लिया। सच तो यह है कि समाज के प्रत्येक क्षेत्र में सहयोग की प्रक्रिया घटित होती दिखाई दे रही है। जैसे एक व्यक्ति ने पौधा लगाया और दूसरा व्यक्ति आया उसे उखाड़ कर चला गया, तीसरा आया तो उसे देखकर उसे छोड़कर चला गया। लेकिन जब ये तीनों व्यक्ति मिलकर उन्होंने देखा कि एक ने पौधा लगाया, दूसरा आया उसने थोड़ा मुरझा रहा है कि अगर पहला वहां पर नहीं है तो दूसरा आया उसने उसे पानी दे दिया, अगर दोनों नहीं है तो तीसरा है, अगर तीसरा उसको देख रहा है तो वो उसकी खुदाई नलाई कर गया। तो इस तरह से सहयोग की भावना से वो पौधा जो था वो लगा और वो पेड़ बन गया। तो एक दूसरे का सहयोग जो है वो बहुत ही ज़रूरी है।
फिर आते हैं विश्व शांति अंतर्राष्ट्रीय सहयोग पर निर्भर। विश्व शांति, विश्व व्यवस्था या मानव समाज जैसे मूर्त जो घटनाएं होती हैं उनमें सहयोग से ही ये सारी चीजें साकार हो सकती हैं। हमारा जो मानव जाति की सुरक्षा है आज विश्व शांति में निहित है। अणु बम्बों के इस युग में कि जो हर देश जो है वो अणुओं का या बम्बों का या फिर मिसाइलों का निर्माण कर रहे हैं निरंतर, और एक दूसरे के संहार के लिए तैयार बैठे हैं। तो विश्व युद्ध जैसी घटनाएं होती हैं तो समस्त मानव जाति का ही संहार होता है। इसलिए आज सहयोग की प्रक्रिया अंतर्राष्ट्रीय आयाम पर धारण हो चुकी है, क्योंकि अगर हम सहयोग की भावना रखेंगे तो युद्ध जैसी स्थितियां टल जाएंगी, और यदि एक युद्ध होता है तो कम से कम जो देश है जिसमें भी इस तरह के परमाणु बम गिरते हैं तो वो कम से कम 100 साल पीछे चला जाता है, जबकि युद्ध पे ध्यान ना देकर अपनी तरक्की पर ध्यान देना चाहिए। ठीक है, तो ये थी अब तक तुम्हारी प्रक्रिया और सहयोग। ठीक है, क्रिया, प्रक्रिया और सहयोग। कल बात करेंगे संघर्ष की और सहयोग और संघर्ष में अंतर की। ठीक है, आज के लिए इतना ही। अभी जो बच्चे और आए हैं वो अपनी अटेंडेंस दे दो। ओके बच्चे, ऑल द बेस्ट ऑल ऑफ यू। करो अपनी तैयारी।